हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा, ये मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर उसका तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी जीके का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन में जीके का इम्पोर्टेंट को क्विज कराया जाएगा। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपना जनरल नॉलेज इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज। मतलब जो आयरन होता है, लोहा, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग करते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है। गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस फ्रॉम विच वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। मतलब उस जंग लोहा को लगने से रोकने के लिए हम लोग उसका गैल्वेनाइजिंग करते हैं। उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है लीड और ऑप्शन डी है जिंक। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन एक नंबर है तो इसका अगर आपको आंसर देना है तो क्वेश्चन एक ऐसे लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन है वो यहाँ लिख देंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिंक का हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो ऑप्शन जैसे ऐसे डी डाल देंगे। इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा और एक एक करके जिसका आपको आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लास्ट में काउंट करके ये भी लिख दीजिएगा कि जितना करेक्ट हुआ करेक्ट, मान लीजिए 18 आउट ऑफ 20, 15 आउट ऑफ 20 ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक गुड्स आर। ये जो मतलब इकोनॉमिक गुड्स आर क्या होता है कि जैसे ऑप्शन ए हो गया, इकोनॉमिक गुड्स क्या, आर्थिक जो चीज़ें हैं वो कैसे सही है। ऑल कमोडिटीज डेट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज ए कम्पेयर टू देयर डिमांड। मतलब जितने भी कमोडिटीज हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब उनके तुलना में जितना की डिमांड हो रहा है। मान लीजिए किसी चीज़ का डिमांड जितना हो रहा है उस मतलब, लेकिन डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ऑप्शन बी है कमोडिटी डेट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। मतलब जितना डिमांड है उसके अनुसार से जो कमोडिटीज है वो अवेलेबल है। और ऑप्शन सी है कमोडिटी डेट इज अवेलेबल मोर एज ए कम्पेयर टू डिमांड। मतलब जितना डिमांड है उससे ज़्यादा कमोडिटीज अवेलेबल है हमारे पास। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इस बात करते हैं इसके आंसर का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कमोडिटी डेट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। ठीक है, मतलब जितना कमोडिटीज अवेलेबल है वो मतलब डिमांड, जितना डिमांड है उसके अनुसार कमोडिटीज अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसका आंसर ये कमोडिटी डेट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो पानी पीने का पानी होता है उसको प्यूरिफाइंग करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए एलम का यूज किया जाता है। एलम इज यूज, एलम का प्रयोग किया जाता है। एलम का मतलब फिटकिरी होता है हिंदी में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये एलम होता है वो पानी में डालने से क्या करता है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है फॉर कोगुलेशन ऑफ मड पार्टिकल। मतलब जो मड पार्टिकल उस पानी में अवेलेबल होते हैं उसका कोगुलेट कर देता है, या टू किल बैक्टीरिया, या पानी में अवेलेबल बैक्टीरिया को मार देता है, या टू रिमूव साल्ट्स, और जो पानी में साल्ट्स की मात्रा होती है उसको रिमूव करता है, या ऑप्शन डी टू रिमूव गैसेस, और जो गैसेस उसमें अवेलेबल होते हैं उसको हटाता है। तो देखिए जो एलम है ये क्या करता है, जो मड पार्टिकल होते हैं या डस्ट पार्टिकल उसको कोगुलेट कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन। मतलब जो एशियन गेम होते हैं उसमें हॉकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, हॉकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बताइए हॉकी किस देश का नेशनल गेम है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1958 इन टोक्यो, 1962 इन जकार्ता, 1966 इन बैंकॉक एंड 1917 इन बैंकॉक। तो ये मतलब ये सारे ऑप्शन में से किस टाइम मतलब हॉकी को एशियन गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए जो हॉकी है उसको 1958 में टोक्यो के जो एशियन गेम हुआ था टोक्यो में, उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ESCAP स्टैंड फॉर, मतलब ESCAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ऑप्शन बी है यूरोपियन सोसाइटी काउंसिल फॉर अफ्रीका एंड पैसिफिक, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर अफ्रीका एंड पैसिफिक, नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिरदौसी वाज, जो फिरदौसी थे वो कौन थे? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए है ए पोएट, ऑप्शन बी है वेल नोन फॉर हिज इपिक शहनामा, और ऑप्शन सी है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो जो फिरदौसी थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि जो फिरदौसी थे वो एक पोएट थे और वेल नोन फॉर हिज इपिक शहनामा, और वो अपने मतलब एक इपिक शहनामा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज दैट, जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो ए है दार्जिलिंग, बी है देहरादून, सी है मरमागो, डी है दिसपुर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए दार्जिलिंग, जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट बस, गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है जर्मन फिजिसिस्ट, ऑप्शन बी है डेवलप द मर्करी थर्मोमीटर इन 1714, ऑप्शन डी है डिवाइस टेम्परेचर स्केल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट थे वो क्या थे? एक जर्मन फिजिसिस्ट भी थे, और क्या थे किए थे ये डेवलप किए थे मर्करी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर हम लोग देखते हैं मतलब टेम्परेचर वगैरह, जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना, या मतलब और सारे भी मतलब छोटे जो जो लो टेम्परेचर होता है बिलो 500 सेल्सियस, तो ये हम लोग यूज करते हैं। और एबव 500 सेल्सियस अगर हमको मेजर करना होगा तो किस थर्मोमीटर का यूज करेंगे, मतलब कौन सा मीटर का यूज करेंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी वो किए थे 1714 में, क्या किए थे? मर्करी थर्मोमीटर को बनाए थे, और फिर डिवाइस टेम्परेचर स्केल, वो टेम्परेचर स्केल को डिवाइस किए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चारों के चारों ये सही है उनके लिए। कौन थे? इनका पूरा नाम क्या था? गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट। इसलिए क्या होता है देखिए, एक सेल्सियस थे तो वो सेल्सियस में मतलब वो सेल्सियस के नाम पे सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट थे ये तो फारेनहाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड, जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था उस टाइम जो क्रूसेडर्स थे वो जेरूसलम पे कब आके कब्जा किए थे? ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड क्रूसेडर रिच जेरूसलम, जेरूसलम पहुंचे थे और उस पर कब्जा कर लिए थे, कैप्चर इट इन, कब किए थे? तो ऑप्शन ए 1000 AD, 1099 AD, 1200 AD और 1515 AD। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1099 AD में जो क्रूसेडर्स थे वो जेरूसलम पे कब्जा कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डॉक्टर लिनुस कार्ल पाउलिंग, जो डॉक्टर लिनुस कार्ल पाउलिंग थे इज द ओनली पर्सन, मतलब ये एक ऐसे पर्सन है, मतलब एकमात्र पर्सन है टू हैव वन 2 नोबेल प्राइज इंडिविजुअली फॉर, मतलब उनको 2 नोबेल प्राइज मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने। ऑप्शन ए है केमिस्ट्री 1954, पीस प्राइज इन 1962, मतलब 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 1962 में पीस प्राइज के लिए। ऑप्शन बी है पीस प्राइज इन 1954, केमिस्ट्री 1962, मतलब 1954 में पीस प्राइज के लिए और 1962 में केमिस्ट्री के लिए। ऑप्शन सी है फिजिक्स इन 1954, मेडिसिन इन 1962, मतलब 1954 में फिजिक्स के लिए और 1962 में मेडिसिन के लिए। ऑप्शन डी है मेडिसिन इन 1954 एंड फिजिक्स इन 1962, तो 1954 में मेडिसिन के लिए और 1962 में फिजिक्स के लिए। तो देखिए अगर आपको इस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो चलिए इसके आंसर का बात करते हैं। तो देखिए 1954 में इनको पहले केमिस्ट्री के लिए दिया गया, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद 1962 में इनको पीस प्राइज के लिए दिया गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री मार्केट इज, जो मार्केट मतलब फ्री मार्केट टर्म का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए कंडीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर नेशंस डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी
और अदर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो कोई भी देश है वो इंटरनेशनल मार्केट में मतलब अपने इम्पोर्ट जो सामान होता है, जो सामान इंपोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी या कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं। ऑप्शन बी है मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब जहाँ सप्लाई और डिमांड के लिए फ्री मतलब जो उसका प्राइस होता है कमोडिटी का वो डिटरमाइन किया जाता है फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस द्वारा। या सी पोर्ट्स डेट आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन आर्टिकल ऑफ कमेंस प्राइमरली टू इनकरेज टूरिज्म, मतलब टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए जो मतलब पोर्ट होता है ये जहाँ से मतलब शिप वगैरह एक दूसरे जगह से दूसरे जगह सामान को लेके जाते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में। तो उस पर मतलब उसको क्या करते हैं एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब जो कस्टम ड्यूटी होता है उनसे वंचित रखा जाता है उसको बोलते हैं। या ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाई फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या ये दिस इज द टर्म फ्री मार्केट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ईस्ट टिमोर, जो ईस्ट टिमोर है वो क्या होता है विच बिकेम 191st मेंबर ऑफ द यूएन, मतलब वो क्या हुआ था 191वां सदस्य बना था यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, ये किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। तो देखिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए जो ये है ईस्ट टिमोर वो क्या है एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और ये 1991वां मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चन हो गया, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का क्या होता है यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा हो गया कि 191वां मेंबर कौन सा है तो ईस्ट टिमोर, और वो किस कॉन्टिनेंट से है तो एशिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए एशिया जो है ये ए से शुरू हो रहा है और ए से ख़त्म हो रहा है, अफ्रीका है ए से शुरू हो रहा है ए से ख़त्म हो रहा है, यूरोप ए से शुरू हो रहा है ई से ख़त्म हो रहा है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है वो भी ए से ख़त्म होता है शुरू होता है और ए से ही ख़त्म होता है। तो जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं जिस लेटर से वो शुरू होते हैं उसी लेटर से ख़त्म होते हैं। तो ये एक फैक्ट वाली बात है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है बिहेव लाइक ए सीट एंड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द, मतलब जो फ्री लिक्विड होता है कोई भी लिक्विड वो बिहेव लाइक ए सीट, वो एक सीट की तरह बिहेव करता है और टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, और अपने आप को मतलब छोटा वो कर देता है मिनिमाइज करता है। तो ये किस कारण करता है? ऑप्शन है फोर्स ऑफ एडेशन, या ऑप्शन बी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या ऑप्शन डी है फोर्स ऑफ कोहेशन। तो देखिए 2 तरह का एक फोर्स होता है जो लगता है, एक एडहेसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स मतलब अलग अलग पार्टिकल के लिए लगता है, मतलब 2 अलग पार्टिकल के बीच जो लगता है वो क्या फोर्स एडहेसिव फोर्स हो गया, और जो सेम पार्टिकल के बीच में लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो जो लिक्विड है लिक्विड पे में लगेगा तो क्या हो जाए कोहेसिव फोर्स, इसलिए फोर्स ऑफ कोहेशन आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनके लिए इसमें से कौन सा टर्म सही होगा? देखिए ऑप्शन ए है स्टार्टेड एज ए मैथ टीचर एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, मतलब वो एक मैथ टीचर से प्रिंसिपल बन गए थे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का। और ऑप्शन बी है फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी का सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किए थे। और ऑप्शन सी है सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905, मतलब 1905 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी के एज ए प्रेसिडेंट सर्व किए थे। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए चारों मतलब ये तीनों ऑप्शनों के लिए सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जीएनएलएफ स्टैंड फॉर, मतलब जीएनएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ऑप्शन बी है गॉस नेशनल लिबरेशन फॉर्म, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए जीएनएलएफ का मतलब होता है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखिए मतलब कुछ हम जो इम्पोर्टेंट जितने भी ये हैं फुल फॉर्म है इसका भी हम लेक्चर बना देंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा जिससे आपका ये जो फुल फॉर्म वगैरह वाला जो डाउट है ये सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे जीके में जो भी आ रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन एक एक करके वो भी करा देंगे, लेकिन उसका एक अलग से सेशन बना देंगे कि जितने भी एग्जाम्स वगैरह में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रेन रिजल्ट इन, मतलब अगर बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हार्मोन का सेक्रेशन हो तो क्या होता है?
देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। और अगर इस ग्लैंड से एक्सेस अमाउंट में अगर हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है तो चिल्ड्रन पे क्या मत इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज हाइट, मतलब उसका हाइट में इंक्रीमेंट होगा, हाइट बढ़ेगा, या रिटार्डेड ग्रोथ हो, या उसका ग्रोथ रुक जाएगा, या वीकनिंग ऑफ बोन्स, या उसके जो बोन्स है वो कमजोर होंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हाइट। मतलब अगर एक्सेस अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड का वो सिक्रेशन होगा तो हाइट बढ़ेगा बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फाहियान वाज। जो फाहियान थे वो कौन थे। ऑप्शन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मतलब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके काल में ये पहला बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना, मतलब चाइना का पहला बुद्धिस्ट यात्री था जो इंडिया का दौरा किया था। या ऑप्शन बी है द डिस्कवरर ऑफ प्योर्टो रिको एंड जमाइका। ये प्योर्टो रिको और जमाइका का डिस्कवरर था, यानी खोज करने वाला था। या द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम टू विजिट चाइना, मतलब ये जो क्या इंडिया का पहला बुद्धिस्ट पिलग्रिम था जो चाइना गया था। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए जो फाहियान था वो चाइना का था, तो इसलिए बुद्धिस्ट, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, और नॉन ऑफ द अबव भी ये गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना, मतलब चाइना का वो था, पिलग्रिम था बुद्धिस्ट, और वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में इंडिया आया था, ठीक है। तो आपके पास ये एक और क्वेश्चन बन गया कि जो फाहियान था वो किसके काल में इंडिया आया था, चीनी यात्री फाहियान। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी डिक्लेयर्ड वार ऑन रशिया एंड फ्रांस। मतलब जो रशिया और फ्रांस वार के लिए जो जर्मनी घोषणा किया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने कब किस सन में किया था। तो ऑप्शन है 1914 में, 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में, और ऑप्शन डी है 1917 में। तो देखिए वर्ल्ड वार कब से शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार कौन सा फर्स्ट, 1914 से 1918 तक चला था। और तो जो ये जर्मनी था वो वार डिक्लेयर किया था रशिया और फ्रांस से 1914 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आईसीएओ। आईसीएओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंडियन कॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी ऑफ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये लास्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म। मतलब टेक्निकलर फिल्म था भारत का कौन सा था, और वो 1950 में इन द अर्ली 50s, मतलब 1950 के टाइम बना था, वाज प्रोड्यूस्ड बाई, और किसके द्वारा वो प्रोड्यूस किया गया था। तो बताना है कि ये फिल्म का नाम कौन सा है और उसको प्रोड्यूस कौन किए थे। तो ऑप्शन ए है झांसी की रानी सोहराब मोदी, झांसी की रानी सर सैयद अहमद, मिर्जा गालिब सोहराब मोदी, और मिर्जा गालिब मुंशी प्रेमचंद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो झांसी की रानी मूवी का क्या नाम था, झांसी की रानी, ठीक है। तो देखिए ये तो दो ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा झांसी की रानी। तो झांसी की रानी दो में है, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर थे वो कौन थे, सोहराब मोदी थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, झांसी की रानी यहाँ पे सर सैयद अहमद दिया है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर आपका 18 सही हुआ तो 18 आउट ऑफ 20 ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना भी आपका सही हुआ ऐसे कीजिए, और ऐसे आपको वो पता चलेगा कि आपका कितना जीके अच्छा है और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर हमेशा ये सेशन लगाइएगा तो धीरे धीरे आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।